अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आईआर को कंटिन्यू किए हुए हैं इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बस अपने जो सफ़र की तरफ रवां दवां हैं और बहुत जल्द हम अपना ये जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ये जो वीडियोस हैं वो बन जाएं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पावर होगा। पावर जो कि मेजर एक टॉपिक है इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या है जी। स्टेट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कोर्स, कंट्रोल और एक्सर्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज पावर। कैसे जी, आप इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? सबसे पहले जी इसको हम थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। स्टेट का इन्फ्लुएंस क्या होता है? मतलब क्या, पाकिस्तान को कुआलालंपुर में सबमिट करना में जाना चाहता है और नहीं जा पाता ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ किसके? सऊदी अरेबिया। ये क्या हुआ? पाकिस्तान इन्फ्लुएंस हुआ। कोर्स क्या होता है? आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। यूएस पाकिस्तान को कहता है, क्या कह रहा है जी? वो कोर्स कर रहा है। कंट्रोल और एक्सर्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रशिया के साथ ऑयल की खरीदारी करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को रोका जा रहा है। अगर पाकिस्तान की आईएमएफ की डील के साथ पाकिस्तान आईएमएफ के साथ डील करना चाहता है और आईएमएफ वहां पर पंगे कर रहा है, बेसिकली क्या किया जा रहा है? आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप एफएटीएफ देख रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, क्या किया जा रहा है? एक्सर्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कंट्रोल किया जा रहा है बेसिकली। ये क्या चीजें हैं? ये सारी पावर है। अब पावर की मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, वो मल्टीपल चीजों के अंदर होता है। इसको हम फर्दर देखते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं? पावर के जो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल क्लाउड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे? यूएस की मिलिट्री है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी तकरीबन 750 प्लस फ्लीट्स हैं। ठीक है, उससे वो दुनिया के अंदर हर जगह अपने आप को एक्सर्ट किए हुए है, वो अपने आप को असर्ट किए हुए है। जैसे ही ताइवान के ऊपर कोई इशू होता है, उसकी यहाँ की जो 7th फ्लीट है शायद, वो हरकत में आ जाती है। इसी तरह वो ओवरऑल मिडल ईस्ट के अंदर उसकी 2-3 हार्मोन्स वाली स्टेट के करीब करीब घूम रही होती हैं। इंडियन ओशन के अंदर उसकी घूम रही होती हैं। मतलब कि ओवरऑल वो बेस एक बिकमिंग हाइपर पावर, वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को एग्जर्ट करता रहे। सिमिलरली दूसरी है जी इकोनॉमी। चाइना, BANRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दुनिया के अंदर वो अपनी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी के तहत अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के जरिए वो दुनिया को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाह रहा है। इस वक्त 126 नेशंस के अंदर तकरीबन उसका जो हाथ है वो फैल चुका है। 63 नेशंस आर द पार्ट ऑफ आलमोस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसके अंदर सिर्फ एशिया नहीं है, इट इज़ यूरोप, इट इज़ अफ्रीका, इट इज़ साउथ अमेरिका। मतलब क्या ना, मल्टीपल नेशंस जो हैं वो उसका अब पार्ट बन चुके हैं। अफ्रीका बन चुका है, साउथ एशिया बन चुका है, मिडल ईस्ट, ईरान आ चुका है उसके अंदर। अगर टेक्नोलॉजी के देखें, जापान एंड जर्मनी। मतलब कि आप देखें कि जापान जर्मनी के अंदर आप ओवरऑल जो रोड्स हैं उनके ज़रिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही है। आपकी जापान की जो टेक्नोलॉजी है, सैमसंग नहीं है, मतलब कि पैनासोनिक टाइप, जो मतलब कि जितनी भी चीज़ें इस टाइम आप हैं, 19 अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1945 के अंदर जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो वो अटैक्स हुए थे, वो दोनों इंडस्ट्रियल हब थी ऑफ जापान। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर था कि 30 से 40 इयर्स बाद इवन इन द यूएसए, जो यूएस के अंदर वो जो टेबल के ऊपर फ्लैग पड़ा था ना, वो भी इट वाज जापानीज मेड। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ दे ग्रू अप इन देयर इंडस्ट्रियल। तो वो इस टाइम जापान एंड जर्मनी, ऑल ऑफ यू नो दैट दे आर बिकमिंग अ टेक हब। सिमिलर जियोपॉलिटिकल क्लाउड है यूके का, बीइंग अ कॉलोनियल मेजर पावर। वो आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल। नेचुरल रिसोर्सेज, रशिया अपनी ऑयल एंड गैस को यूज़ करता है। इसी तरह KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो अपने ऑयल एंड गैसेस को यूज़ करता है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं ऑफ पावर्स।
नेक्स्ट अगर देखें तो पावर को अगर थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट में देखें तो जो रियलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, और फिर हम देखेंगे न्यू लिबरल या जो आइडियलिस्ट या लिबरल्स हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले जो रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो ओइंग टू द सिक्योरिटी डायलेमा, आर्म्स एंड मिलिट्री बिल्डअप इज द मोस्ट imperative approach of realist. Hard power is a fundamental factor for realists. Hence, जे मॉर्गन ताऊ के मुताबिक politics is a struggle of power. अब अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने चाहते हैं टू टू विन इंटरनेशनल बार्गेनिंग टू शेप द इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अपनी मैक्सिमाइज करना चाहिए। ये हम वो जो रियलिज्म जब हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने विशेष साइकिल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर देखा था, जिसके अंदर और न्यू रियलिज्म के अंदर पावर मैक्सिमाइजेशन देखी थी। ये वहाँ से कंसेप्ट आता है। और जो न्यू लिबरल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, डिप्लोमेटिक पावर सॉफ्ट पावर को यूज़ करें। अब सॉफ्ट पावर के अंदर क्या है जी, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी वैल्यूज़, आपकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो से है, उसके अलावा आपकी जो विन विन कोऑपरेशन है, आप लीग्स बनाएं, आप जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, आप और निगोशिएशन के लिए नए नए फॉरम्स बनाएं, आप कोशिश करें कि आप जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें बाय पीसफुल मीन्स। ये बेसिकली एक सॉफ्ट पावर है। और सॉफ्ट पावर के अंदर कैरेट्स किस तरह की होती हैं, मतलब कि आप कोशिश करें, आप एड दे दें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, ये जो आप कहीं डेट के अंदर कोई रिलीफ दे दें, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर के ज़मरे में आती हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखें तो टाइप्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर के अंदर दो पावर्स होती हैं, मतलब कि इसकी अगर टाइप्स को देखें तो दो टाइप्स होती हैं इसकी। हार्ड पावर होती है और सॉफ्ट पावर होती है। अगर हार्ड पावर में देखें तो ये रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं वो टेंजिबल पावर के अंदर वो बिलीव करते हैं। डिसिसिव कैपेबिलिटीज, मिलिट्री स्ट्रेंथ वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी बात वो करते हैं पावर मैक्सिमाइजेशन की। जीरो सम गेम होती है इसके अंदर, मतलब कि एक का तो ज़्यादा फायदा हो रहा होता है और एक का ज़ीरो, बिल्कुल ही ज़ीरो। फॉर एग्जांपल कि अगर पाकिस्तान का वार ऑन टेरर के अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को फ़ायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद आज तक कोई दूसरा बड़ा अटैक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हज़ारों हुए। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ज़ीरो सम था, यूएस के लिए तो फ़ायदा था लेकिन पाकिस्तान के लिए नुकसान था। सिमिलरली टूल्स ऑफ हार्ड पावर वो कौन कौन से होते हैं, जैसे सैंक्शंस, जिस तरह रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया के अंदर लगी हुई हैं। इन्वेजन होती है हार्ड पावर के अंदर, मतलब कि आप किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेट कर देते हो, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। थ्रेट्स देते हैं, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, पाकिस्तान को मिला, इसको क्या कहते हैं, हार्ड पावर। अब अगर सॉफ्ट पावर की बात की जाए तो ये प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू लिबरल्स गिव द आइडिया ऑफ सॉफ्ट पावर। ये बेसिकली जोसेफ नाई का कंसेप्ट था, ये एक लिबरल हैं। हमने जो रियलिज्म और लिबरलिज्म पढ़ी थी, सॉरी, उस वक्त मैंने ये इस स्कॉलर का नाम ऑलरेडी बताया हुआ है। सॉफ्ट पावर इज इंटेंजिबल डिसिसिव कैपेबिलिटी, उसके अंदर इधर जो हार्ड पावर के अंदर मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा जाता है, इधर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखा जाता है। इसके अंदर जीरो सम गेम होती है, लेकिन जो सॉफ्ट पावर है इसके अंदर विन विन गेम होती है, मतलब कि सब दोनों के लिए फायदा होता है। एड अगर फॉर एग्जांपल देंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड होगी, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये दोनों जो मुल्क होते हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल अब अगर सी पैक को देख लें, ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन पाकिस्तान, तो इसमें चाइनीज़ की कंपनीज आके कर रही हैं काम, चाइना को भी बेनिफिट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और ओवरऑल जो चीज़ें बन रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है। ये इसलिए कहते हैं इसको विन विन जो सिचुएशन होती है। तीसरी इसको ना एक बात जो कंसिडर किया जाता है वो है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर इज नोन एज स्मार्ट पावर। किस तरह जी, इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है बिग स्टिक डिप्लोमेसी ऑफ टेडी रूजवेल्ट। टेडी रूजवेल्ट ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1901 से ऑनवर्ड, शायद 1909 तक थे। उनकी एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक एंड यू विल गो फॉर, मतलब कि आप प्यार से बात करें लेकिन आपने अपने हाथ के अंदर डंडा भी रखना है। जैसे ही अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह आप करेंगे ना, तो आप बहुत सी जो अपने पॉइंट्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। अब जो अगर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ये जो हमने एलिमेंट्स लास्ट टाइम पढ़े हैं, इनकी अगर हम टाइप्स देखें तो ये कौन सी होती हैं जी, एक क्वांटिटेटिव अगर लिहाज से देखा जाए तो टेंजिबल होती हैं, दूसरे इंटेंजिबल होते हैं क्वालिटेटिव, और तीसरा फंजिबल होता है।
ठीक है। तो अगर टेंजिबल देखें तो इकोनॉमी यूएस और चाइना की है, आप देख सकते हैं, जो एज ए एलिमेंट ऑफ मिलिट्री पावर, सॉरी नेशनल पावर है। इसी तरह मिलिट्री यूएस को देख लें, पॉपुलेशन पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर या इंडिया की स्किल्ड लेबर, इट कैन बिकम अ पावर ऑफ कंट्री एंड कैन बिकम अ सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस फॉर द नेशन। ठीक है, इसको हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ी पावर है अगर हम इसको यूटिलाइज कर लें, जिसको आजकल कंसेप्ट दिया जाता है नॉलेज इकोनॉमी का, कि आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसको, जो स्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड करें, एंड देन दे विल हेल्प यू इन योर इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स जिधर भी है। टेरिटरी एंड जो ज्योग्राफी जहरी गल है बहुत मैटर करती है, ये भी एक एलिमेंट है ऑफ नेशनल पावर। सी पैक, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाकिस्तान ना होता जहाँ पर है, तो इसके जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज रशिया का, केएसए का, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टेक्नोलॉजी जापान एंड जर्मनी, ट्रेड वॉल्यूम यूएस चाइना, ये बेसिकली क्या है, ये एलिमेंट्स हैं ऑफ नेशनल पावर, टेंजिबल पावर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल इनटेंजिबल देख लें, इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप महसूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यूएस और यूके की, वो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, उसके अलावा वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इनकी जो वायलेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाता है। इसी तरह आइडियोलॉजी पाकिस्तान की और इसराइल की, लाइक लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं, कायद अज़म, माओ जेडोंग, सर सैयद अहमद ख़ान, शी जिनपिंग, उसके अलावा ली क्वेन यू जो सिंगापुर के थे, ये सारी मतलब कि जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। उसके अलावा डिप्लोमेसी, मेक और ब्रेक, वीकर स्टेट्स कैन डू स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी। ओमान, वो बहुत कमाल की उसकी उसकी कभी आप ना डिप्लोमेसी, आप ओमान की देखें, आप हैरान रह जाएंगे। मतलब कि ओमान मिडल ईस्ट के अंदर एक ऐसा कंट्री है जिसने एक साइड पे सऊदी अरेबिया, एक साइड पे ईरान, एक साइड पे इसराइल, एक साइड पे ईरान, मतलब कि उसने ना सबके साथ अच्छी बना के रखी हुई है। एक साइड पे यूएस है, दूसरी साइड पे चाइना, एक साइड पे यूएस, दूसरी साइड पे रशिया, एंड ईरान हैज़ बीन परसुइंग सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उसने एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी जिस तरह स्विट्जरलैंड की है, और वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से इंगेज कर रहा है। अब जब सऊदी अरेबिया और कतर का इशू बना था, तब भी जो ईरान ओमान था वो बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा था चीज़ों को। इसी तरह जो नेशनल मोराल है, जर्मनी का जो 1945 के अंदर था, वो आप देख सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ पावर की बात करें तो इसके जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, पावर इज मच मोर फंजिबल, हायर द फंजिबिलिटी विल बी हायर द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल पावर। पावर चेंजिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी, आपकी मिलिट्री माइट, जितनी आपकी मिलिट्री ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी, मिलिट्री माइट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट अब, लेकिन पहले थी। मतलब कि अगर आप 20th सेंचुरी तक देखें, तो आप जितने ज़्यादा पावरफुल होते थे, आप उतना ज़्यादा टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते थे और ओवरऑल आप एग्जर्ट करते थे अपने आप को। लेकिन विद द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी, नाउ द इकोनॉमी हैज़ बिकम, मिलिट्री हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड ट्रेड। Edward Lutyens coined the term geoeconomics in 1990s. Robert Blackwell and Jennifer Harris, in their book War by Other Means, stated that states have been using their sovereign checkbooks as tools for strategic objectives, which was the stuff of military coercion in the past. More and more states are waging geopolitics with capital and sovereign checkbooks or by other economic tools to achieve their strategic objectives. ठीक है, मतलब कि वो जो पहले हम मिलिट्री के जरिए जिन कामों को किया जाता था, अब वो इकोनॉमी और चेक बुक्स के जरिए काम किया जा रहा है। शिफ्ट फ्रॉम मिलिट्री माइट टू जियो इकोनॉमिक्स, ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। मिलिट्री इनफेक्टिवनेस, आप देख रहे हैं यूएसएसआर, यूएसए इन अफगानिस्तान फेल हो गया। अभी जो रशिया के अंदर इन्वेजन हुई है, यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन है यूएसएसआर की, वो फेलियर कंसीडर किया जा रहा है। ट्रेड कंपेटिटिवनेस, चाइना वर्सेस यूएसए अगर आप देख लें, यूएसए वर्सेस जापान देख लें, ओवरऑल कि जो आपकी जो ट्रेड है वो बहुत मैटर कर रही है। अब यूएस और चाइना कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे। उसकी बैकएंड पे रीज़न है, तकरीबन इनकी $500 बिलियन की पर ईयर की ट्रेड है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, $500 बिलियन। तो ये बहुत मैटर करती है। उसके अलावा कैरेट पॉलिसी जो है ये बहुत काम कर रही है। चाइनीज BRI, सिंस 1950s मोर देन हाफ ऑफ ऑल असिमेट्रिक वॉरफेयर्स आर वन बाय वीकर स्टेट्स।
ठीक है, एग्जाम्पल्स अब देख लें। 9/11 तालिबान अगेंस्ट द वर्ल्ड, वी वर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द यूएसए, वी वर फाइटिंग विद द वर्ल्ड। ये सुहेल शाहीन इनके स्पोक्स पर्सन थे। जीता किसने? तालिबान जीत गया। वियतनाम वर्सेस यूएसए, वियतनाम बहुत वीक था, यूएसए मिलिट्री पावर थी, फ्रांस पावर थी, लेकिन वियतनाम जीत गया। नॉर्थ कोरिया सीज फेलोशिप, ये भी शायद यूएस का था। उसी तरह यूएसएस एंड यूएसएसआर इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जीता। ईरान वर्सेस यूएसए, डिप्लोमेटिक होस्टेज ईरान ने किया हुआ था। मतलब कि आप देख रहे हैं कि एक असिमेट्रिक जो है ना, मतलब कि जो छोटी पावर होती है, जो वीक पावर होती है, वो बड़ी पावर को हरा रही है आजकल। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन देखें हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर का, तो ये रियलिज्म का कंसेप्ट है, ये लिबरलिज्म का कंसेप्ट है। टेंजिबल पावर्स, इनटेंजिबल, यहाँ पर मिलिट्री को देखा जाता है, यहाँ पर इकोनॉमी को देखा जाता है। इधर वॉर एंड कोरियन होती है, इसके अंदर ट्रेड एंड अट्रैक्शन होती है, ये जीरो सम गेम होती है, ये विन विन है। इसके हेनरी किसिंजर, जॉन जे मर्सिमर हैं, और ये जोसेफ नाई इनके प्रोपोनेंट्स। ठीक है। उसके अलावा जी हार्ड पावर के अंदर और किया जाता है, हार्ड पावर के अंदर जी सैंक्शंस लगाए जाते हैं, कोरियन थ्रेट्स, ब्लॉकेड, इंटरवेंशन। ठीक है। और इसके अंदर आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता है, वैल्यूज को देखा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एड, लोन, यूएस डिड इन कोल्ड वॉर एंड चाइना इज डूइंग नाउ। अब जो ग्राफिक इम्पोर्टेंस है इन पावर, उसको अगर देखें जियोग्राफिक, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इसी को दी जाती है। ठीक है। ये बेसिकली द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस इन पावर, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। अगर आप देखें तो यूएस जहाँ पर है, उसके दाएं भी ओशन है और उसके बाएं भी ओशन है, कभी भी उसको थ्रेट नहीं होगा। बिकॉज कौन है जो 3,000 मील का सफ़र करके वहाँ जाके उसके ऊपर अटैक करे? और फिर वो इतना सारा लॉजिस्टिक्स कौन लेके जाएगा? वो इतनी ज़्यादा मिलिट्री को वहाँ पर पहुँचाना, फिर दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पावर के साथ लड़ना वहाँ पर जाके, ये एक जान जोखों का काम है। इसी वजह से ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि जो लोकेशन है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बहुत मैटर करती है। Interests are defined in terms of power, hence Jim Tao का concept है। So with these words जी, I would like to thank you for watching my video। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें with your friends। with with these words I would like to thank you। अल्लाह हाफिज़।